करना शुरू कर लेते हैं। हाँ, कहता है स्व दशायां त्रिकोणेश भुक्तौ केंद्रपति शुभम। यदि त्रिकोणेश की महादशा हो और केंद्रेश की अंतर्दशा हो तो वो कैसे फल देंगे। तो यहाँ पर कहा कि केंद्रेश दो ऐसे होते हैं जो लगन के मित्र ग्रह नहीं होते। अब यहाँ पर हम विचार करते हैं कि बुध की महादशा में, तो बुध भाग्येश है। अब बुध की महादशा में मंगल और चंद्रमा का अंतर्दशा कैसा फल देगा। तो बुध तो चंद्रमा को शत्रु ही मानता है और मंगल बुध के लिए अकारक भी होता है। तो कहा कि मंगल की महादशा अंतर्दशा और चंद्रमा की अंतर्दशा जब ही अच्छा फल देगा जब वो संबंध करेगा। यानी कि बुध के साथ मंगल और चंद्रमा संबंध करेंगे तभी वो अच्छा रिजल्ट देंगे। यदि दिशेत सोपी तथा नोचेत असंबंधेन पापकृत। और यदि वो संबंध नहीं करते हैं तो बिल्कुल रूप से वो अपना रिजल्ट बुरा ही करेंगे, अर्थात वो पाप फल ही देंगे। लेकिन बुध की महादशा में शुक्र और शनि का अंतर्दशा संबंध नहीं करने के बाद भी वो शुभ फल देंगे। और यहाँ पर मंगल और चंद्रमा संबंध करने के बाद भी वो बुरे फल देंगे, क्योंकि वो उसके केंद्रेश है लेकिन त्रिकोणेश नहीं। तो इसी तरह हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक हम पढ़ लिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जैसे इसी कुंडली में हमने देखा कि यदि बुध की महादशा हो और चंद्रमा का अंतर्दशा हो, तो अब यहाँ पर चंद्रमा एक तो मार्गकेश भी है। तो यहाँ पर हमने आपको बताए थे कि चंद्रमा यदि बुध के साथ संबंध करेगा तो अच्छा फल देगा और संबंध नहीं करेगा तो बुरा फल देगा। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यदि मार्गकेश त्रिकोणेश के साथ यदि संबंध करते हैं तो क्या अपने मारकत्व फल देंगे या नहीं देंगे। तो उसके बारे में यहाँ पे कहता है कि आरंभो राजयोगस्य भवेन मारक भुक्तिषु। कि इस कुंडली में धनु लगन की कुंडली है, यहाँ पर मंगल का महादशा हो और बुध का अंतर्दशा हो और यहाँ पर दोनों संबंध कर रहे हैं। तो पिछले श्लोक के अनुसार स्वदशायां त्रिकोणेश भुक्तौ केंद्रपति शुभाम। कि यदि त्रिकोण की महादशा में केंद्रेश यदि संबंध करेंगे तो अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ पर इस कुंडली में हमने क्या देखा कि पंचमेश त्रिकोण है और सप्तमेश केंद्रेश है और इन दोनों का संबंध दसम भाव में हो रहा है। अब यह अच्छा फल देगा या मारक फल देगा। तो कहा कि फल तो अच्छा ही देगा। इसलिए देगा क्योंकि दोनों का युक्ति एक साथ होने के कारण, इसके संबंध में शुभत्व आने के कारण मंगल की महादशा में बुध का अंतर्दशा बड़ा अच्छा फल देगा। परंतु आरंभो राजयोगस्य अभवेन मारक भुक्तिषु। वो पद भी देगा, पोजीशन भी देगा, बच्चा भी देगा, संतान भी देगा, बुद्धि भी देगा, क्योंकि ये पंचम और दसम से रिलेटेड जितने पॉजिटिव चीजें हैं वो भी देगा। लेकिन मृत्यु का भी फल दे देगा। अब प्रथयंती तमारभ्य क्रमशः पाप भुक्तयः। अब जैसे जैसे बुध की मंगल की महादशा में बुध का अंतरदशा बीतेगा तो वो उन्नति भी देगा और धीरे धीरे वो शारीरिक कष्ट भी देगा। कोई बीमारी भी दे दे, साथ में उसको कोई फिजिकली प्रॉब्लम दे दे, तो ये दोनों फल उसको बिल्कुल रूप से मिलेगा ही मिलेगा। का तत्संबंधी शुभा नाम च तथा पुनर्संयुजाम। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है यहाँ पर कि आपने क्लियर कर दिया कि यदि त्रिकोणेश की महादशा में सप्तमेश जो केंद्रेश है
उसके संबंध करने पर मृत्यु का फल देगा, परंतु राजयोग का भी फल देगा, दोनों देगा। आरंभ राजयोगस्य भयन मारक भुक्ति सो। परंतु कभी कभी क्या होता है कि जो दूसरा का लॉर्ड होता है वो भी केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड हो जाता है। हाँ, अब जैसे ये कुंडली में, हम कौन सी कुंडली में दिखाऊं आपको, कोई कुंडली में आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, जैसे ये देखिए, मीन लगन की कुंडली है। अब यहाँ पर फोर, हाँ आप लोग सुन पा रहे हैं? हेलो? जी सर, सुन पा रहे हैं। हाँ, सबको आवाज आ रही है ना? जी। हम्म। अब यहाँ पर आप ये देखें कि चंद्रमा की महादशा हो, जैसे कुंडली है और चंद्रमा की महादशा में और मंगल का अंतर्दशा हो, और चंद्रमा की महादशा में बुध का अंतर्दशा हो, दो अंतर्दशाएं देखें जो पीछे हमने श्लोक में पढ़ा था। और यहाँ पे जो मंगल है वो त्रिकोणेश भी है। हाँ, त्रिकोणेश भी है और मार्केश भी है। यहाँ पर बुध जो है केंद्रेश है और मार्केश है। तो मंगल के साथ चंद्रमा के साथ यदि बुध का संबंध होता है तो ठीक है। आरंभो राजयोगस्य भयोन्मारक भुक्तिषु, केंद्र और त्रिकोण के लौट होने के कारण उसको अच्छा फल भी मिलेगा और मृत्यु का भी फल मिलेगा। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा के साथ मंगल का संबंध बन जाता है तो मंगल भी तो द्वितीय है, मार्केश है। ऐसे कंडीशन में चंद्रमा की महादशा में मंगल का अंतर्दशा वो मृत्यु का फल देगा कि नहीं, तो उसी के बारे में नीचे जो ये कह रहा है कि तत्संबंधी शुभा नाम चो तथा पुनरसंयुजान, शुभा नाम तो समत्वेन संयोगो योग कारिणाम, कि द्वितीय भी हमारे मार्केश हैं, लेकिन द्वितीय से जब लगन के मित्र होते हैं, जैसे मीन लगन की कुंडली के लिए हमने देखा मंगल दो के साथ भाग्य का लॉर्ड है, ऐसे स्थिति में वो संबंध चंद्रमा से करेगा तो मृत्यु का फल वो नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ राजयोग का ही फल देगा, क्योंकि उसकी मृत्यु तो दोष टल जाएगा। लेकिन वही चंद्रमा यदि सप्तमेश के साथ यदि संबंध बना रहा है, इसी कुंडली में चंद्रमा पंचमेश चंद्रमा यदि सप्तमेश बुध के साथ संबंध बना रहा है तो मृत्यु का फल निश्चित रूप से देगा। तो ये चीज हमें हमेशा समझना चाहिए कि सप्तम केंद्र है और केंद्र राजयोग बना है, लेकिन उसके साथ मृत्यु का फल भी देगा। लेकिन द्वितीय के साथ कंडीशन है, यदि द्वितीय से लगन के मित्र होंगे तो उससे यदि राजयोग बन रहा है तो सिर्फ और सिर्फ राजयोग का ही फल देगा, अपितु वो मृत्यु का फल नहीं देगा। लेकिन द्वितीय से यदि लगन के शत्रु हैं, अब देखें यहाँ पर दूसरा जो है वो शनि है, और लेकिन दूसरा जो शनि है तो तीन का लॉर्ड हुआ, उसके अंदर राजयोग बनाने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर मंगल की महादशा में शनि का अंतर्दशा हमेशा रिजल्ट बुरा ही फल देगा। तो ये चीज भी हमें समझना पड़ेगा कि तत्संबंधी शुभा नाम च तथा पुनर संयोजन। अब आते हैं राहु केतु पर चलते हैं। कहता है तमो ग्रहो शुभारूढ़ संबंधे एन केनचित अंतर्दशानुसारेण भवेताम योग कारकौ। अर्थात यहाँ पे कहता है कि तमोग्रह शुभारूढ़ असंबंधे न के नचित अंतर्दशानुसारेण भवेताम योग कारकौ। ये जो राहु केतु जो है यह यदि केंद्र और त्रिकोण में बैठे हों, ठीक ना, और पहले तो हमने वो पढ़ा था राहु केतु भी जिस राजयोग बनाने वाले ग्रह के साथ बैठेंगे तो राजयोग देंगे। और यहाँ पर एक कहता है कि तमो ग्रह शुभारूढ़ा संबंध ए न के नचित, यदि किसी प्रकार के यदि वो संबंध नहीं भी करता है, हाँ, यदि राजयोग बनाने कोई भी राहु केतु हमारे केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं और केंद्र और त्रिकोण वाले ग्रह से यदि किसी से संबंध भी नहीं बनाते हैं तो अंतर्दशानुसारेण भवेताम योग कारक, कि जैसे इसी कुंडली में देखें राहु गुरु और मंगल के साथ बैठा, गुरु और मंगल इस कुंडली में राजयोग बनाने में कैपेबल है।
तो जो यहाँ पर जो राहु है वो राजयोग का फल दे रहा है। हाँ, और राहु की महादशा में इस व्यक्ति के जीवन में अपार धन संपदा इत्यादि सबकी उन्नति और तरक्की होगी, इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। परंतु दूसरे वाले कुंडली में देखें, जो राहु है वो मीन राशि में बैठा है, और इसका जो लॉर्ड है बृहस्पति अष्टम में सूर्य के साथ बैठा है, और यहाँ पर राहु किसी प्रकार से चंद्रमा मंगल और बृहस्पति के साथ कोई संबंध नहीं बना रहा है। तो इसका मतलब ये राहु की दशा क्या फल देगा, और यहाँ पे जो राहु है वो गुरु और मंगल के साथ राजयोग बना रहा है, यहाँ पर क्या फल देगा। तो जो राहु गुरु और मंगल के साथ संबंध बना रहा है वो राजयोग का फल देगा। लेकिन यहाँ पर संबंध नहीं बनाने के बाद भी राहु अच्छा ही फल देगा। जब इसके अंतर, वो किसी की भी ग्रह की महादशा में जब राहु का अंतरदशा आएगा तो भवेताम योग कारक, तो योग कारक का ही फल देगा। यानी कि एक सिद्धांत में बता दूं कि कभी भी जो राहु और केतु हैं केंद्र और त्रिकोण में बैठ जाते हैं तो उसकी दशा और अंतर्दशा कभी भी बुरा रिजल्ट नहीं देता, बुरा फल नहीं देता, वो हमेशा अच्छा फल ही देता है, अच्छा रिजल्ट ही देता है। तो इस चीज के बारे में हमेशा विचार कर लेना चाहिए कि राहु केतु का, ठीक ना। अब हम आगे आते हैं। सर जी जी। सर जैसा आपने कहा कि केंद्र या त्रिकोण में राहु केतु बैठ जाए तो वो हमेशा अच्छा फल देंगे, तो वैसे ही अगर 3 6 10 11 में बैठ जाए तो वो हमेशा बुरा ही फल देंगे? देखें, यहाँ पर हम ये दशा की बात कर रहे हैं। यदि राहु केतु केंद्र दशा और में ही। त्रिकोण में बैठते हैं, केंद्र और त्रिकोण में बैठते हैं, तो वो ऐसे में कुंडली में बड़ा बुरा फल देगा। यदि किसी का राहु यदि लग्न में बैठ जा रहा है तो उसका नेचर बड़ा गलत हो जाता है होल लाइफ के लिए, उसकी नेचर एक स्वार्थी वाला नेचर हो जाता है। लेकिन जब थोड़े पीरियड में जब भी राहु का वो जो पीरियड आएगा अंतरदशा में, वो पीरियड में उसको लगन के हिसाब से अच्छा ही फल देगा, लगन को आरोग्य ही करेगा, लगन के लिए बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन होल लाइफ में यदि त्रिकोण में बैठा राहु बिल्कुल गड़बड़ होता है। अब आता है 3 6 11 के राहु। यदि 3 6 11 में जो राहु बैठते हैं, उसकी जब अंतरदशा आएगा, ऐसे में वैसे व्यक्ति को बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। वो तरक्की तो देगा, उन्नति तो देगा, पैसा तो देगा, लेकिन उसके लिए उसको बड़ा अथक परिश्रम करना पड़ता है। लगन में बैठा राहु बिना परिश्रम के पैसे मिल जाएंगे। पंचम में बैठा राहु हो, किसी की दशा और अंतरदशा आ गया, उसकी नौकरी चली जाएगी पंचम में राहु। लेकिन अच्छा क्या होगा कि उसको नौकरी में जितना 8 घंटा कमा करके पैसा कमाता था, उसके कहीं से उतने पैसे आ जाएंगे। तो ये सुख का टाइम होता है। ये पैसे से इग्नोर करेंगे, कोरिलेट करेंगे तो ये गड़बड़ है। हाँ, यदि केंद्र त्रिकोण बैठा राहु पैसे से यदि इसको कंपेयर करेंगे तो बुरा ही फल देगा। लेकिन वो जीव के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आरोग्यता के लिए, उन्नति के लिए, ग्रोथ के लिए, ये सब के लिए अच्छा है। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा पैसे को लेकर के थोड़ा दिक्कत देता है। लेकिन तीन समझ छह गए। ग्यारह में यदि राहु बैठा हो और उसकी दशा और अंतर्दशा आ गया ना, तो व्यक्ति का एम्बिशन बड़ा बढ़ जाता है। व्यक्ति बड़ा एम्बिशियस हो जाता है, वो पैसे कमाता है, मतलब उसकी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि एक कुंडली आया, अभी मैं किसी ने आप लोग को भेजा है, अभी डिस्कशन करूंगा तो बताऊंगा। उसमें क्या है, वो उस व्यक्ति को अपने इच्छा पे कंट्रोल नहीं है। उसका शनि चंद्रमा के साथ बैठा है, उसकी राहु की दशा भी चल रही है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि यदि 3 6 11 का राहु भी अच्छा फल देगा, लेकिन वो मेटेरियल रूप से देगा। और मैं क्या बताता हूँ कि सुख का दशा क्या है, केंद्र त्रिकोण का बिना कमाए पैसे मिलना। 3 6 11 का मतलब होता है उसको बड़ा परिश्रम के साथ पैसे मिलना। तो 3 6 11 में राहु है तो उसको बड़ा मेहनत करके पैसा मिलेगा उसकी दशा पीरियड में। यदि केंद्र त्रिकोण में राहु है, उसकी दशा आ रही है तब, तो उसको आ, बिना कमाए पैसे मिल जाएंगे। बस दोनों में फर्क इतना ही है, बाकी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, लेकिन समझ। होल लाइफ के लिए 3 6 10 11 कराऊं अच्छा है। क्योंकि
वो वो व्यक्ति बड़ा एम्बिशन में चलता है, उसके जीवन में कुछ करने की ख्वाहिश होता है, उसका मार्ग क्लियर होता है। लेकिन लगन में राहु बैठ जाता है ना, तो होल लाइफ के लिए बड़ा गड़बड़ है। सिर्फ दशा सभी ग्रहों की अंतर्दशा जो आएगा वही उसी पीरियड में तो उसको ठीक फल मिला ना। लेकिन 3 में राहु बैठा है, 6 में बैठा है, 10 और 11 में बैठा है, तो पूरे होल लाइफ के लिए अच्छा है। इतना समझो आप, ठीक ना। और किस सर एक लाइव वो देख ले, जैसे मेरी कुंडली में देख लो अभी। मेरे को दो क्वेश्चन है। एक तो जब पहली आती है दशा, जैसे कि मरकरी मरकरी है, तो उसमें तो दोनों ही अंतरदशा भी मरकरी की है और महादशा भी मरकरी की है। जैसे आप अगर मेरी कुंडली खोल देंगे, तो उसमें हम कैसे निष्कर्ष निकालेंगे कि ये मतलब इसमें फिर कमल पंत के नाम से होता है नीचे वाली। नहीं सर, ये सिक्स, हाँ ये वाली देखें, अभी देखेंगे। ये इनकी जो कुंडली है, ठीक ना। अब हाँ इनमें जी, हाँ जी, राहु लगन में बैठा है। हाँ तो जी, जब ये लगन में राहु बैठ गया, और लगन भी 29 डिग्री का और राहु भी 29 डिग्री का, इनकी बिल्कुल लगन पे बैठा है। तो ये राहु कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हाँ, होल अच्छा लाइफ के अच्छा, लिए गड़बड़ है, होल लाइफ के लिए, माने हाँ जी, पूरी जीवन के लिए गड़बड़ है। क्योंकि राहु के समान नेचर बना देगा। अच्छा अच्छा, परंतु इसमें पॉजिटिव पॉइंट क्या है, कि अभी जो मैं क्या बताता हूँ, यानी जो श्लोक में देखा था, आ, ये क्या बता रहा था, ये बता रहा है, तमो ग्रह शुभारूढ़ो असंबंधे न केनचित अंतर्दशानुसारे न भवेताम योग कारको। ये कह रहा है कि एक बुध की महादशा में जब राहु का अंतर पीरियड आएगा ना, 34 से 37 के बीच, ये बड़ा अच्छा रिजल्ट दे जाएगा इन्हें, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इसमें इनकी जितना इच्छा है वो सब इच्छा की पूर्ति कर देगा। और उच्च का राहु है, तो बुद्ध के साथ बैठा है, तब भूमि भवन वाहन इत्यादि का ये सारे का सारा सुख राहु दे जाएगा उस पीरियड में। बुध में राहु बिल्कुल गलत रिजल्ट नहीं देगा, बुध में राहु अच्छा रिजल्ट दे जाएगा। सर वो केतु का मेरे को देखना है अभी, जैसे केतु मारक भी है हाँ और हाँ 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 27 के हाँ। बाद आएगा। अब और देखें, अब यहाँ पर जो केतु बैठा है ना, तो ये भी कहा कि तमोग्रह शुभारूढ़ो असंबंधे न केनचित। अब यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला लागू हो जाएगा कि ये तो दशा बुध की है, और बुध की दशा तो हो गई, शुभ ग्रह की दशा हो गई। अभी हमने पढ़ा था ना कि हाँ जी, हाँ जी, शुभ ग्रह की महादशा हो और केंद्र की अंतर्दशा हो। अब देखो, केंद्र की अंतर्दशा हो, शुभ ग्रह की महादशा हो, तो यहाँ पर शुभ ग्रह की महादशा है क्योंकि बुध की महादशा है, और हाँ जी, केंद्र का अंतर्दशा है। तो अब यहाँ पर जो केंद्र का जो लॉर्ड है, अब वो बुध का वो फ्रेंडली नहीं है। तो जब फ्रेंडली नहीं है, तो इस बृहस्पति केतु को बुध की अंतर्दशा में फल देने के लिए बुध के साथ इसका संबंध होना बड़ा जरूरी है। हाँ हाँ, जी, यदि संबंध यहाँ पर नहीं है अब केतु के साथ, नंबर 1। नंबर 2, तो पहले नंबर 1 संबंध नहीं है तो बुरा फल ही देगा। हाँ, यदि ठीक है, केतु के साथ इसके संबंध नहीं है, तो ज्योतिष क्लियर कहता है कि एक केतु बुध की महादशा में केतु का अंतर बिल्कुल बुरा फल देगा। अब हमने मान लिया। और यदि संबंध करता तो अच्छा फल देता, लेकिन मारक का भी फल देता। हाँ जी, हाँ जी, अब यहाँ पर अब विशेष कहता है कि तमो ग्रह शुभारूढ़ो संबंधे एन केनचित बलिना केंद्रनाथस्य भवे। माने यहाँ पर संबंध करे या ना करे, राहु केतु के लिए स्पेशल नियम बनाया कि राहु केतु अच्छा फल देगा। तो यहाँ पर एक केतु का जो पीरियड है, ये मृत्यु वाला फल नहीं देगा, या यहाँ से जो कष्ट वाला फल था वो नहीं देगा। ये राहु केतु को इस श्लोक ने बचा लिया कि तमो ग्रह शुभारूढ़ो संबंधे न के नचित। और किसी प्रकार का यदि संबंध नहीं होने पर भी केतु का जो पीरियड है केंद्र स्थान में होने के कारण वो अच्छा रिजल्ट देगा। यदि ये केतु नहीं होकर के यहाँ पर और कोई ग्रह होता तो बहुत बुरा रिजल्ट देता। क्योंकि उस ग्रह को अच्छे फल देने के लिए बुध के साथ संबंध होना बड़ा जरूरी था। अच्छा। क्लियर हुआ। राहु केतु, हाँ हाँ, राहु केतु अगर नहीं होते, कोई और होता और संबंध नहीं होता तो बहुत बुरा होता। बट राहु हाँ केतु के साथ हाँ ये एक्सेप्शन है कि हाँ, वो केंद्र में है तो वो उतना फल हाँ नहीं हाँ देंगे, हाँ, मतलब वो बुरा फल नहीं देंगे। नहीं इसीलिए देंगे। इस श्लोक की आवश्यकता हुई। अब क्लियर हुआ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, तमो ग्रह शुभारूढ़ो संबंध एन केनचित
बलि न केंद्र, हाँ, लेकिन एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा। यहाँ पे कहता है तमोग्रह शुभारूढ़ो असंबंधे न केनचित। शुभारूढ़ो का मतलब है कि अच्छे स्थान में हो तब। आप याद रखें, अच्छे स्थान में हो हम्म, तब। तो अच्छा स्थान जो सातवां स्थान है वो पापत्य स्थान है, लेकिन अच्छा। उसको शुभ कहा गया है। लेकिन वो शुभ में पूर्णतः शुभ नहीं है। यदि जैसे है कि इस श्लोक के माध्यम से राहु तो बिल्कुल 100% अच्छा फल देगा। क्यों अच्छा फल देगा? क्योंकि आपके कुंडली में राहु का 100% फलने के कारण क्या है कि राहु शुभारूढ़। शुभारूढ़ का मतलब है लग्नेश भी अच्छा है, लगन भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर सप्तम भाव को मारक होने के कारण 100% अच्छा भाव नहीं कहा। नहीं कहा। हाँ, यही यही ठीक। केतु 4 में होता, 9 में होता, 5 में होता, 10 में होता तो 100% अच्छा फल दे जाता। लेकिन 7 को पूर्णतः रूप से श्रेष्ठ अच्छा नहीं कहा गया है। इसलिए केतु का जो पीरियड है उतना अच्छा नहीं दे। अब देखो यहाँ पर भी द्विद्वादश है और राहु के साथ भी षडाष्टक है। तो षडाष्टक होने के बाद भी राहु अच्छा फल दे देगा, लेकिन केतु उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। मिलेगा। यानी कि केतु के पीरियड में थोड़ा कष्ट का सामना करना करना पड़ेगा। पड़ सकता है। क्योंकि वो कहा शुभारूढ़, ये शब्द तो हमने वो ध्यान नहीं किया था कि देखो तमोग्रह, आपको स्क्रीन शेयर तो हो रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। आप लोग तो श्लोक को देख पा रहे हैं ना? क्या कहे, हाँ जी, हाँ जी। तमोग्रह शुभारूढ़ा। हाँ, तो शुभारूढ़ असंबंधे न केनचित। तो मतलब शुभ स्थान में हो, लेकिन सप्तम स्थान को उतना शुभ और श्रेष्ठ नहीं कहा गया नहीं। है। और हाँ, गर्वित जी, सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर। हाँ, एक चीज हमेशा याद रखें कि दशा का नियम, गोचर का नियम और कुंडली का नियम तीनों अलग अलग होता है। तो दशा का नियम कभी भी कुंडली पर अप्लाई मत करें, और कुंडली का नियम कभी दशा पर अप्लाई मत करें। नहीं तो आप अपने ही फलादेश में कंफ्यूज हो जाएंगे। आप समझ गया ना? हाँ जी, जैसे हाँ जी। कि वहां पर समझ लिखा गए। है कि त्रिदश एकादशे राहु, त्रिदश एकादशे शनि, त्रिदश एकादशे भौम सौजात कुल दीपक। तो ये मनसागरी का श्लोक है, ये भाव कौतूलम का श्लोक है, और ये कुंडली का फलादेश है। और कुंडली का फलादेश में क्लियर कहता है कि 3 6 11 में राहु सर्वश्रेष्ठ फल देता है। ये दशा का नियम बिल्कुल नहीं है। हाँ, दशा का नियम क्या कहता है कि केंद्र और त्रिकोण में यदि राहु केतु हो तो अच्छा ही फल देता है। कब अच्छा फल देता है? वह आ, आ, स्वदशायाम त्रिकोणे स भुक्तो केंद्रपति शुभाम। जब वो अच्छा फल देता है जब केंद्र के फ्रेंड की दशा हो, हाँ, शुभ ग्रह की दशा हो, तब केंद्र में बैठे राहु केतु शुभ फल देते हैं। यदि केंद्र के शत्रु की दशा हो तो केंद्र में बैठे राहु केतु अच्छे फल नहीं देंगे। ये भी बात हमेशा याद रखिए। अभी वही मैं आप समझा रहा हूँ। अभी तक आपको कोई डाउट तो नहीं ना, हमने जो पढ़ा? हाँ सर, एक है कि जो हम उसको जो पहली दशा होती है, जैसे कि मरकरी मरकरी, उसको हम जी, कैसे लेंगे? वो उसमें मतलब मरकरी ही उसमें सेनापति हो गया, मरकरी राजा हो गया, मतलब वो दोनों ही काम मर खुद ही करेगा। वो तो सबसे पहले वो कह दिया कि स्वदशा मतलब अपने ही महादशा में, अपने ही अंतर्दशा में कोई भी ग्रह अपना आत्मानुरूपी फल नहीं देते हैं। तो अच्छा, उसकी अच्छा। दशा में जो पिछले दशा आ रही होगी उसी के अनुरूप फल मिलेगा। अच्छा, जो उसके बाद आएगी या बाद में आएगी दशा नहीं उसका? नहीं, पिछले दशा, जैसे अरे बृहस्पति की पिछले। महादशा खत्म हुआ हाँ, 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 हाँ। तो शनि का दशा शुरू हुआ, तो बृहस्पति के दशा वाला ही उसके कुछ समय तक काम करेगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ ठीक है सर। हाँ, माने बृहस्पति आते आते मत बोलना कि बृहस्पति आते आते आपका सब कुछ चेंज कर देगा, ऐसा कुछ चेंज नहीं करेगा। कम से कम उसकी अंतर्दशा बीतने दो, प्रत्यांतर बीतने दो, तब करेगा। प्रत्यांतर, अच्छा, अपने महादशा, अपने अंतर्दशा, अपने प्रत्यांतर तक वो कुछ फल नहीं देता। वो पिछले अच्छा, दशा ही फल देती रहती है। अच्छा, अब अच्छा, मान अच्छा। ले कोई व्यक्ति था, वो बीमार हो गया, तो हाँ जी, हाँ डॉक्टर जी। के पास गया, तो डॉक्टर उसको दवा दिया। तो दवा देने के बाद वो आरोग्य थोड़ी हो गया है। अरे वो कुछ दिन ट्रीटमेंट। बाद होगा, वो तो उसको थोड़ा 2 दिन 4 दिन का समय दो, तब वो ठीक होगा। और कोई व्यक्ति को आज कोई प्रॉब्लम हुई,
अभी थोड़े मर जाएगा, अरे उसको मरने में तो भी 10 15 दिन 20 दिन लगेगा ना फिर। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी इवेंट होता है ना, उसका असर आने में 10 दिन लगता है। हाँ, जैसे कि परसों एक व्यक्ति कुंडली दिखाने आया, तो मैंने उनको बोला कि आपका समय 2023 से गड़बड़ चल रहा है। तो बोले कि नहीं नहीं नहीं, 23 से नहीं चल रहा था गुरु जी, हमारा गड़बड़ टाइम 2024 के बाद शुरू हुआ है। अरे 24 के बाद तो उसको दिखा है। हम्म। हाँ, तो मैंने कहा कि आपने क्या चेंजिंग किया था 2025 23 में? तो कहा कि हम अपना ऑफिस शिफ्ट किए और बहुत सारे अपने स्टाफ को निकाल दिया। मैंने कहा कब? तो कहा कि 2023 में किए थे। लेकिन उसके पास इतना फंड था कि उसको पता नहीं चला। फंड को पता चलते चलते खराब होते होते उसको जाके 24 में पता चला। तो हमेशा अंतरदशा, अभी जैसे हम अंतरदशा पढ़ रहे हैं ना, उसके बाद हम प्रत्यांतर पढ़ेंगे तब वो क्लियर हो जाएगा आपका। तो कोई भी महादशा अपने अंतर दशा में वो फल नहीं दे करके वो अपने आत्म संबंधित सधर्मी ग्रह की अंतर दशा में वो अपना फल देता है। क्लियर? ठीक है सर, हाँ clear। चले, अब यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे ये बड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार समझ जाएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये क्या कहता है कि पापा यदि दशा ना था शुभा नाम तद संयुजाम। अभी तक आपने क्या पढ़ा था? शुभ ग्रह की महादशा। शुभ ग्रह की महादशा माने त्रिकोण की महादशा हो, और केंद्र की अंतर्दशा हो। संबंध करेगा तो अच्छा फल देगा, संबंध नहीं करेगा तो बुरा फल देगा, आपने पढ़ा। अब कहता है कि यदि पाप ग्रह की महादशा हो, अभी तक तो आपने शुभ ग्रह की महादशा पढ़ा, यहाँ पर अब पाप ग्रह की महादशा पढ़े। पाप ग्रह कौन होते हैं? तो कुंडली में 3 के स्वामी, 7 और 11 के स्वामी, आप लिख लीजिए। हाँ, 3 के स्वामी, 7 के स्वामी और 11 के स्वामी, ये तीनों पापी ग्रह में आते हैं। 6 के भी स्वामी पापी ग्रह में आते हैं यदि वो लगन का मित्र न हो तब। तो कहा यदि पाप ग्रह की महादशा, और पाप ग्रह सिंपल भाषा में उस ग्रह को बोलते हैं जो लगन का शत्रु हो, या अकारक ग्रह हो, आप लिख लीजिए। अकारक ग्रह को पाप ग्रह बोलते हैं, योग कारक ग्रह को शुभ ग्रह बोलते हैं। तभी तक हमने योग कारक ग्रह की महादशा में 9 ग्रहों का अंतर्दशा का फल पढ़ा। अब यहाँ पर कह रहा है कि पाप ग्रह की महादशा में शुभ ग्रह की अंतर्दशा क्या फल देगा। मैं पहले ही बता दिया था कि पाप ग्रह की महादशा, शुभ ग्रह की महादशा में, आप मुझे एक चीज बताएं, इसी कुंडली में देखते हैं कौन बताते हैं, कि इसी कुंडली में हम देखते हैं कि मान के चलो शनि की महादशा और चंद्रमा का अंतरदशा, ठीक ना? इसी कुंडली में हमने मान लिया, या शनि की महादशा और बृहस्पति का अंतरदशा कैसा फल देगा, कौन बताएंगे? ये तो हमने पढ़ लिया है ना। बृहस्पति की महादशा और शनि का अंतरदशा कैसा फल देगा, कौन बताएंगे इस कुंडली में? रिलेशन बनाएंगे, क्योंकि एक तो जो 10 11 है, ये शनि है, और जुपिटर में अगर रिलेशन है। आपके सामने बिल्कुल कुंडली दिख रही है। तो मुझे ये बताओ, जुपिटर बृहस्पति की महादशा में शनि का अंतरदशा कैसा फल देगा? अच्छा देगा, बुरा देगा, न्यूट्रल देगा? रिलेशन है, उसी में बैठा हुआ है, अच्छा देगा, क्योंकि अ, शनि के साथ ही बैठा हुआ है गुरु, तो रिलेशन बन गया। वो शुभ ग्रह है और उन्होंने उसने रिलेशन बना लिया, और शनि भी केंद्र में बैठा हुआ है। आपको आपके स्क्रीन से दिख रहा है शनि गुरु साथ में थोड़े बैठे हैं? नहीं नहीं, शनि शनि के तो, घर में, ये साथ में 10वें में बैठा है ना, 10 11 हाँ तो हाँ, शनि के घर हो गए ना, तो उसमें तो गुरु बैठा हुआ है। नहीं नहीं, 10 11 शनि घर नहीं है यहाँ पर, 7 नंबर है, शुक्र के घर में शनि बैठा है उच्च होकर के। नहीं, गुरु गुरु तो 10 में बैठा हुआ है ना, गुरु की महादशा है हाँ ना। हाँ, तो गुरु गुरु की तो लग्न में बैठा महादशा हुआ है में, 10 में। हाँ। हाँ, तो हाँ, 10 में गुरु बैठा की हुआ है, और शनि महादशा का में। तो घर है। हम्म, तो एक तो संबंध नहीं, बन हम गया। हम उल्टा पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं शनि की महादशा में अच्छा गुरु का अंतर्दशा, आप अच्छा समझे? अच्छा, हाँ हाँ, वो उल्टा मैंने हो गया फिर। शनि की महादशा में गुरु का अंतर्दशा का फल पूछा, वो कैसा रहेगा? शनि तो लग्नेश है, और गुरु 12 और थर्ड हाउस का स्वामी है। हम्म। तो वो तो अभी मैं पढ़ा चुका हूँ, 2 क्लास से ही पढ़ा रहा हूँ।
कि शुभ ग्रह की महादशा हो। उल्टा फॉर्मूला हो गया ना फिर, मतलब नहीं देगा वो कि एक तो 3 और 6 का हो गया हम्म, रिलेशन। हम्म। तो कैसा फल देगा? अरे सिर्फ ये बता दो, अच्छा देगा, बुरा देगा, आ, या न्यूट्रल देगा, इतना ही तो बताना है। न्यूट्रल देगा मेरे ख्याल से। और कौन बताएंगे? मुझे लगता है अच्छा नहीं देगा। अच्छा नहीं देगा। सर बुरा फल देगा, क्योंकि बुरा एक तो फल देगा। संबंध नहीं बनाया गुरु और शनि ने, और आपस में से धर्मी भी नहीं है, संबंधी हम्म। भी नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। निज हाँ, लेकिन गुरु कहते हैं एक लग्न का गुरु सारे गुण उसका नाश कर देता है, वो भी तो। हाँ, वो तो कुंडली का नियम बता रहे हैं ना आप तो। अच्छा, जो कुंडली का नियम हो गया, वो हाँ। तो अभी आपने कुंडली के नियम पे चले गए ना, कि किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मतमातंग तुंगा नाम कोपि हन्ति केसरी। एक लगन में बैठा गुरु 1,00,000 दोषों का निवारण कर देता है। आप एक हाँ कुंडली जी, में चले गए। अरे तो हाँ ये जी, बताओ, किसी की शादी होती है, लगन में गुरु बैठा था, तब शादी हो रही थी तो लगन में गुरु था, अब शादी टूट रही है तो गुरु हट गया क्या लगन से उसकी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, भाई इवेंट तो उसका हो ही रहा है ना, वो सुखी था तभी लगन में गुरु था, दुखी है फिर भी लगन में गुरु है ना। हाँ जी, हाँ जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? किसी हाँ के जी, हाँ जी, जीवन समझ में गया। यदि अच्छा इवेंट हो रहा है तो ही ग्रह है, बुरा इवेंट हो रहा है तो ही ग्रह है ना। तो ग्रह हाँ तो जी, नहीं हटे है ना जी। हाँ जी, हाँ जी, उसकी दशा में तो कोई चीज आ रही है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही हम्म। कह रहे हैं। तो कभी भी कुंडली का नियम आप दशा पे अप्लाई मत करो, पहले आप लोग ये बिल्कुल ध्यान में रखें, नहीं तो फिर आपका फलादेश बड़ा सटीक नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो सकता। देखें, दीपा जी ने बड़ा अच्छा बताया कि पहले ये देखें कि जो शनि है वो शुभ ग्रह है, और बृहस्पति पाप ग्रह है। तो शुभ ग्रह की महादशा में पाप ग्रह की अंतरदशा, तो हमने क्या पढ़ा अभी पीछे जो पढ़ा था, स्वदशायाम त्रिकोणेश भुक्तो केंद्रपति शुभाम दिशेत सोते तथा नोचेत असंबंधे न पाप कृत। यानी कि वो ग्रह संबंध करेंगे तो अच्छे फल देंगे, संबंध नहीं करेंगे तो बुरे फल देंगे। वो भी केंद्र के लिए कहा। तो ये तो केंद्र भी नहीं है, ये तो क्लियर रिजल्ट है कि शनि की महादशा में गुरु का अंतरदशा नेगेटिव रिजल्ट देगा। परंतु दोनों केंद्र स्थान में बैठे हैं। हम्म तो दोनों केंद्र स्थान में बैठने के कारण मतलब प्लेसमेंट तो सधर्मी का हो गया, इसलिए बड़ा बुरा रिजल्ट नहीं देंगे, परंतु अच्छा रिजल्ट भी नहीं देंगे। यदि गुरु केंद्र से थोड़ा बाहर चला जाता या 12th हाउस में चला जाता तो क्लियर था बहुत बुरा रिजल्ट मिलता। या गुरु 3rd हाउस में चला जाता तो बिल्कुल क्लियर था कि शनि की महादशा में वो बृहस्पति का अंतरदशा बुरा रिजल्ट ही देगा। क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को? जी हाँ सर, न्यूट्रल हो गया मतलब फाइनली। हाँ, हाँ, हाँ। अब दूसरा आप क्वेश्चन देखिए। अब बताओ शनि की महादशा में गुरु का अंतरदशा क्या फल देगा? आप समझ गए मेरी बात? हाँ जी, हाँ जी। या दोनों की गुरु में शनि, शनि में गुरु, दोनों एक ही रिजल्ट देंगे? पहले ये बात मुझे बताएं। नहीं, अच्छा हो जाएगा ना शनि, तो आपका लॉर्ड लग्न का वो हो गया, पहले के भाव का ही ओनर हो पहले गया। तो हमने शनि में गुरु बोला था, आपने बता दिया। हाँ, अब मैं बोल रहा हूँ गुरु की महादशा में शनि की अंतरदशा। पहले लग्नेश की दशा थी, हम्म अब दशा किसकी हो गई? तृतीयेश और द्वादशेश। हम्म अच्छा, अब अच्छा। उसमें भी तृतीयेश की दशा हो गई, पहले तो लग्नेश की दशा थी और तृतीयेश की दशा हो गई। ठीक ना? तो पहले से ये डिसाइड करें कि लग्नेश की दशा में क्या क्या फल मिलेगा। अब हो गया तृतीयेश की दशा में क्या क्या फल मिलेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं आप लोगों को? जी हाँ जी, हाँ जी। तृतीय देखें, ज्योतिष थोड़ा डिफिकल्ट है। लोगों ज्योतिष को लोग ना बड़े आसान में ले लेते हैं, उतना आसान है नहीं। हाँ, जब हम अब आपको धीरे धीरे ज्योतिष समझ में आ रहा है।
ऐसे कम से कम आपको 1-1.5 साल तक पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के ज्योतिष आएगा। और इतना जल्दी आप मत समझो कि हम 5 क्लास 6 क्लास में ज्योतिषी बन जाएंगे। तो अब यहाँ पर कहता है कि पापा यदि दशा ना था शुभा नाम तद संयुजा। यदि पाप ग्रह की महादशा हो तो शुभ ग्रह की यदि अंतर्दशा हो तो पहले ये डिसाइड करो कि जो वो शुभ ग्रह पाप ग्रह है वो कितना पापी है, और शुभ ग्रह है वो कितना शुभत्व है लिए हुआ है। ये दोनों चीजों का डिसाइड करना पड़ेगा। यदि वो डिसाइड नहीं करेंगे ना तो फिर आप फलादेश कभी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने यदि बोला कि बृहस्पति की, ये बताओ मकर लगन के लिए बृहस्पति, मकर लगन के लिए सबसे ज्यादा पापी ग्रह कौन है? सूर्य। नहीं, सूर्य नहीं है, वो होगा ये आपका 3, आपका जुपिटर हो गया और सातवां हो हाँ गया। बिल्कुल बिल्कुल। मकर लगन के लिए सबसे ज्यादा पापी ग्रह कौन हुआ? जुपिटर। तो यहाँ पर जुपिटर का नाम ही दे दिया अकारक। अब ये डिसाइड करो कि सबसे ज्यादा शुभ ग्रह कौन है मकर लगन के लिए? सबसे ज्यादा अ, शुक्र। वीनस। शुक्र शुक्र। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो देखिए सबसे ज्यादा पापी ग्रह हो गया बृहस्पति, और सबसे ज्यादा शुभ ग्रह हो गया शुक्र। शुक्र। यानी कि यहाँ पर क्या कहता है? अत्यंत पाप फलदा भवंती तद संयुजाम। अर्थात इसके जीवन में मैक्सिमम से मैक्सिमम जो कष्ट मिलेगा मकर लगन वाले को, वो बृहस्पति की महादशा में शुक्र का अंतर्दशा इसके जीवन का सबसे बड़ा कष्टकारी पीरियड होगा। समझ जाए। हम्म। अब दूसरा बात। अब यदि 2 नंबर पे पापी ग्रह कौन है? 1 नंबर तो बृहस्पति है, 2 नंबर पे पापी ग्रह कौन है? देखिए अब आप लोग पीछे वाली क्लास स, ही भूल रहे हैं। शनि हो गया सर, 10 और 11 का तो वो है ना, दो सेकंड हाउस के करें ना आप। मकर लगन के लिए पापी। सबसे पापी ग्रह कौन है? एक पापी तो सबसे ज्यादा पापी बृहस्पति हो जुपिटर। गया। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ। और चंद्रमा भी सेकंड में हो बुध। जाएगा, मारक है वो। चंद्रमा भी हो जाएगा। 2 नंबर पे हाँ, पापी ग्रह कौन होगा? बुध। सूर्य सूर्य। हाँ। सूर्य। और मंगल। आप मंगल हो समझ गया जाएगा। ना? हाँ, मंगल 11वें का तो होगा। तो तो आप मुझे बताएं कि यदि बृहस्पति की महादशा है और शुक्र का अंतरदशा सबसे बुरा फल देगा। अब यदि हम कल्पना करते हैं कि सूर्य की महादशा में शुक्र का अंतरदशा कितना बुरा देगा? दोनों पाप ग्रह हो गए। सॉरी सॉरी, पाप वो तो खैर शुभ हो गया, शुक्र मतलब पाप की उसमें संबंध बना, संबंध तो। आप इसको ना थोड़ा आप समझे, इस रंग से समझें हाँ, अच्छा फल नहीं देगा कि सर उस हिसाब से आप, तो। हाँ, 100% पापी जो है, 100% जो पापी है वो जुपिटर है। आप देख लीजिए जुपिटर है, हाँ ठीक ना? हाँ जी। अभी मैं एक वो बना रखा हूँ, वही बताऊंगा। और तो मल्टीप्लाई बाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप। हाँ, मल्टीप्लाई बाई शुक्र। हाँ, 100% जो यहाँ पर वो है, वो वीनस है, ठीक ना? हम्म। तो ये दोनों को इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 10,000 गुना, 10,000 गुना होगा ना? हम्म। तो जुपिटर की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा में नुकसान कितना होगा? माने 10,000 मैक्सिमम। में 10,000% हुआ। अब देखो, यदि यहाँ पर आपने 2 नंबर में जैसे लिया सन को, तो सन कितना परसेंट है? 80% बलवान है। आप समझो 80% बलवान है। कौन है? सन, ठीक ना? इसको मल्टीप्लाई करो आप कितना से? 100 से।
ठीक ना। 100 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ए हो गया वीनस। अब इसका कितना नुकसान होगा? 8,000। कितना परसेंट नुकसान होगा? अब देखो कि जब जुपिटर में शुक्र था तो नुकसान मतलब 10,000 हुआ। अब वही सूर्य में जब शुक्र था तो नुकसान कितना हुआ? 8,000। लेकिन आगे हम मंगल की बात करेंगे तो मंगल 70% ही वो है, पापी है। तो 70% पापी है, इसको मल्टीप्लाई आप करोगे इससे 100% से। अब नुकसान कितना होगा इसको? सात जीरो। हजार क्यों? जीरो क्यों होगा? अरे अच्छा। ए 70 है, सॉरी हमने एंड लिख 70। दिया ना, 70 है। तो मंगल। अब यहाँ पर एक चीज और आप समझे कि अब हम जैसे कि जुपिटर की महादशा, अब देखो जैसे हमने अब जुपिटर, मैं सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर यदि जुपिटर जो है वो 100% बलवान है, ठीक ना। अब एक नंबर का शुभ ग्रह तो शुक्र है। मकर लगन में दो ग्रह, 2 नंबर के शुभ ग्रह कौन है 2 नंबर में? शनि। शनि। बुध नहीं, शनि तो लग्नेश है, लग्नेश तो हमेशा होता है बुध। हाँ, बुध। ठीक ना। तो अब यहाँ पर जुपिटर 100% हो गया, बुध कितना परसेंट है? तो इसको बुध। हम 80% बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कितना नुकसान होगा? यहाँ पर भी नुकसान आपका 8,000 ही होगा। होगा कि नहीं होगा? जी। क्योंकि इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे ना कि महादशा कौन है, अंतरदशा कौन है, उसके बाद जाकर के हम डिसाइड करेंगे इसका नुकसान कितना होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो ऊपर जो श्लोक कहा कि पापा यदि दशा ना था शुभा नाम तद संयुजाम, पाप ग्रह की महादशा हो और शुभ ग्रह की अंतरदशा हो तो भुक्त पाप फलदा भवंती तद संयुजा। तो भुक्त पाप फलदा भवंती तद, तो जो हमको दोनों के बीच संबंध चेक करना है। यदि संबंध करेगा तो वो अपना पापत्व फल नहीं देगा, संबंध नहीं करेगा तो अपना बिल्कुल बुरा फल देगा। अब इस कुंडली में चेक करें, एक अभी प्रेजेंट में कुंडली और मैं आपको बताऊंगा। अब ये देखें, ये जो कुंडली है मेरी कुंडली है, ये जो 15 जुलाई 1985 और का 7:30 बजे मोतिहारी में जन्म हुआ है। इसमें गुरु की महादशा में शुक्र का अंतरदशा 2014 से लेकर के 2017 के बीच में रहा। क्लियर? अब ये जो पीरियड है हमारे जीवन का कैसा पीरियड है आप लोग बताओ। ये तो आपकी ऊंचा मतलब, एक तो वो जो आपका गुरु है वो तीसरे का वो बन गया, हम्म। मतलब तो सही नहीं है, मतलब अकारक हो गया वो। और वो हो गया उच्च का, आपका दूसरे का। तो फिर तो मल्टीप्लाई हो गई प्रॉब्लम्स आपकी बहुत सारी। तो ये हमारे जीवन का, अब देखें क्या गुरु और शुक्र में संबंध है? गुरु शुक्र में संबंध है कोई? नहीं है। दृष्टि से वैसे नहीं संबंधित सर, वो दृष्टि देख से, तो रहा है, गुरु देख नहीं रहा क्या? दृष्टि शुक्र पांच पंचम क्या दृष्टि। पांच। पंचम भाव में गुरु का राशि है? तो शुक्र नहीं की है। राशि है। नहीं तो संबंध कैसे हुआ? संबंध के यदि अपने घर में बैठे हुए ग्रह को देखा तभी तो संबंध होगा ना। हाँ अन्यतर जी। दृष्टि संबंध के बारे में क्या कहा? अपने घर में बैठे हुए ग्रह को देखेगा तब दृष्टि संबंध करेगा ना फिर। हाँ तो जी। हाँ जी। यहाँ पे कोई संबंध नहीं है। और यहाँ पर दोनों क्या है? बहुत ही ज्यादा बलवान है। हाँ हाँ हाँ। एक सेकेंड। हेलो। हाँ जी। हाँ जी बोले। जी। मैं मैं थोड़ा मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं थोड़ी देर बात करता हूँ। 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद।
हाँ जी। तो यहाँ पे क्या कहा कि यदि संबंध नहीं करेंगे तो जीवन का सबसे बुरा रिजल्ट है, अत्यंत पाप फलाद भवन्ति त संयुजा। तो हमारे जीवन के पीरियड में ये सबसे बैड पीरियड था। हाँ, इतना बैड पीरियड था कि मत पूछे। हाँ, इस पीरियड में मतलब क्या बताऊं, बड़ा हमारा जीवन के पैर फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो गया। हाँ मतलब बहुत, माने क्या बताऊं अब, मतलब चले वो अपना दुखड़ा अपना ही है। तो ये सबसे बैड पीरियड था। अब कहने के लिए, यदि ज्योतिष के किताब पढ़ो तो वहां पर तो ये बोलेगा कि अरे शुभ ग्रह है, ये भी मतलब शुक्र अपने घर का है, लगन का बृहस्पति है, ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये दशा बिल्कुल कुंडली के नियम से बिल्कुल अलग है। हाँ, तो दशा का नियम जब तक आपको पता, और मैं एक गारंटी दे रहा हूँ कि आजकल जितने भी ज्योतिषी हैं उसमें 90% ज्योतिषी ना वो दशा को लेकर कंफ्यूजन है। हाँ, कुंडली के लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुंडली के बारे में किताब में बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है, लेकिन सारा कंफ्यूजन उनको दशा में भी है। और कोई व्यक्ति आता है तो सबसे पहले पूछता है कुछ बताओ हमारा समय कैसा चल रहा है। तो यदि कुंडली का नियम से यदि इनकी कुंडली देखोगे तो लगन में बृहस्पति है, पंचम में अपने घर का शुक्र बैठा है, तब तो आपको फलादेश करोगे अरे बारे बहुत अच्छा। अब देखें, कल एक व्यक्ति कुंडली दिखाने आए थे हमारे पास। उसकी कुंडली थोड़ा देख आपको बता दूं, ये देखें। हम्म, हाँ ये देखें, ये कुंडली है उनकी। उनका भी मकर लगन का कुंडली है, ठीक ना। और उनमें किसकी दशा चल रहा है, गुरु की महादशा है, ठीक ना। और अंतरदशा किसका है, शुक्र का अंतरदशा है। आप लोग देख पा रहे हैं, हेलो, जी जी, शुक्र का। ठीक ना। अब गुरु की महादशा में इनकी शुक्र की जो अंतरदशा ये चल रहा है। अब ये क्या है, अ, अब क्या है कि इनके कुंडली में गुरु और शुक्र दोनों संबंध बना रहे हैं। आप हम्म देखो सेम कुंडली है ना, मकर लगन की है ना, फिर हम्म हमारी सेम कुंडली, इनका भी शनि उच्च का है, और हमारा भी शनि उच्च का है। तो इनके गुरु यहाँ बैठा है, क्या बोलेंगे, दसम में, और इनका शुक्र भी दसम में बैठा है। हम्म ये दोनों ने संबंध किया हुआ है। अभी ये मुंबई में मीटिंग करके आए, वहां से इनको करोड़ों का वो मिला है, काम मिला है, करोड़ों का काम मिला है। वो आ, जो ये क्या बोलते हैं, मैक्सिमम प्राइस से क्या, मैक्सिमम रेट ऑफ प्राइस जो होता है ना, उसका ये रेट डिसाइड करते हैं कि कोई भी कंपनी अपना किसी प्रोडक्ट का एमआरपी कितना रख सकता है। हाँ, तो गवर्नमेंट से अथॉरिटी यही देते हैं कि तुम अपने प्रोडक्ट का एमआरपी इतना रख सकते हो। गवर्नमेंट और क्लाइंट के बीच के वो है, कड़ी है ये। तो और इनको अभी एक प्रोजेक्ट मिला है कि जो मीटर बनता है ना, मीटर के अंदर जो रीडिंग चेक होता है ना, तो इनकी कंपनी वो डिसाइड करेगी कि तुम्हारा मीटर यूनिट सही चल रहा है कि नहीं, या वो 10 रुपए यूनिट है तो तुम्हारा बिजली का जो यूनिट है मीटर रीडिंग वो सही कर रहा है कि नहीं। 10 रुपए यूनिट पे सामने वाले का 10 रुपया मिलेगा, तो बिजली और यूनिट के बीच का जो है प्रोग्राम ही नहीं कर रहे हैं। तो अब बताओ, लेकिन इनके पीरियड में तो ऐसा हो रहा है, हमारे पीरियड में सबसे बुरा टाइम मिला। तो ऐसा क्यों गया, सिर्फ इतना ही तो फर्क था कि हमारा जुपिटर यहाँ बैठा है। हाँ, हमारा जो जुपिटर है यहाँ पे है, और हमारा जो वीनस है यहाँ पर है। तो हम्म कोई यही यही संबंध नहीं अंतर है। है ना। तो ये सिर्फ ये थोड़ा सा प्लेसमेंट हटने के कारण इतना बड़ा प्रॉब्लम, ऐसा कैसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए ना चीजें। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि आपको समझना पड़ेगा कि पहले तो ये समझना पड़ेगा कि पाप ग्रह की जो महादशा है शुभ ग्रह की अंतर्दशा है। हम्म लेकिन फिर भी इनको मैंने बोला हूं कि थोड़ा सेहत पर अपने ध्यान रखना। और जो जुपिटर है वो पाप ग्रह 3 और 12 का लॉर्ड है,
तो इनको कहीं ना कहीं कुछ किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गया है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि संबंध करने के बाद भी धन संपत्ति पैसे तो दे रहा है, लेकिन सेहत में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत दे रहा है। जो 3 और 11 का जो लॉर्ड है तो उसका भी असर हो रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो आपको ये चीज से क्लियर समझना चाहिए कि एक ही लगन में हो, लेकिन ग्रहों की प्लेसमेंट यदि इधर उधर हो रहा है ना, तो उसकी दशा बिल्कुल अलग हो सकती है, बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। तो हमको वो डिफरेंट को इतने सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे ना, वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन को हमारा दिमाग रीड नहीं कर सकता, क्योंकि 12 राशि हैं, 12 हाउस हैं, नवग्रह हैं। तो ऐसा कॉम्बिनेशन में ऐसा होगा, ऐसा कॉम्बिनेशन में ऐसा होगा। तो कम से कम 12-13 हजार कॉम्बिनेशन हो जाएंगे एक दशाओं को लेकर के। तो उतना 13 हजार कॉम्बिनेशन में किताब लिख करके और हम नहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए पराशर जी ने जो फॉर्मूला हमें बताया, उस फॉर्मूला पे चलेंगे ना, तो हम बड़ा आसानी से किसी फलादेश तक पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब वही है कि यदि पाप ग्रह की महादशा हो और शुभ ग्रह की अंतर्दशा हो, तो हमें ये चेक करना है कि जो पापत्व फल देने वाला वो कितना है, अशुभत्व फल देने वाला वो कितना है, फिर दोनों के बीच संभव कि नहीं है, उसके बाद हम किस डिसीजन पहुंचते हैं। आप ये वाला पीपीटी देखें और इसका स्क्रीनशॉट आपने। अब देखें यहाँ पर एमडी लॉर्ड पहले स्ट्रॉन्ग, देखो किसी भी ग्रह का जो फल मिलेगा ना, फल जब भी मिलेगा जब वो ग्रह बलवान होगा। यदि बलवान नहीं होगा तो फल ही नहीं मिलेगा, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो। हाँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई ग्रह नीच का है, सडबल में कमी है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसके फल ही नहीं मिलेंगे। उसके अंदर उस ग्रह की नेगेटिव गुण ज्यादा आ जाता है। तो किसी ग्रहों का फल लेने के लिए राशि बाई और भाव बाई, भाव के एकदम लगन के डिग्री के करीब हो, और राशि बाई सोचे स्वगे है, यदि वह त्रिकोण है, अपने घर में हो, उच्च का हो, केंद्र त्रिकोण में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट न हो, शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट हो, जो भी सडबल का जो पोजीशन है उसके अनुसार यदि बलवान होंगे तभी फल मिलेगा। अब यहाँ पर चेक करें, एमडी लॉर्ड यदि बलवान हो, नंबर 1, आप फेवरेबल हो। एमडी हो गया मोस्ट डिजायरेबल सर। हाँ, महादशा, अच्छा एमडी का महादशा, मतलब ठीक है महादशा लॉर्ड, ठीक ठीक है, ना। महादशा तो ठीक है। महादशा लॉर्ड यदि स्ट्रांग हो और फेवरेबल हो, और अंतरदशा लॉर्ड भी स्ट्रांग हो और फेवरेबल हो, दोनों के बीच यदि रिलेशन हो, हाँ रिलेशन हो, तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। और वो रिजल्ट कितना होगा, तो 100 इंटू 100, हमने 100 इंटू 100 इसलिए लिखा है कि मैक्सिमम फल देने की कैपेबिलिटी 100% होता है। हाँ, तो उसको कितना फल मिलेगा, 10 हजार। हाँ, अब दूसरा कंडीशन देख लें, एमडी लॉर्ड स्ट्रांग हो, फेवरेबल हो, एडी लॉर्ड स्ट्रांग हो और फेवरेबल हो। देखो दोनों कहाँ गया, हेलो। जी जी। हाँ, यहाँ पे देखें कि एमडी लॉर्ड भी स्ट्रांग है, फेवरेबल है, एडी लॉर्ड भी स्ट्रांग है और फेवरेबल है, लेकिन दोनों में रिलेशन नहीं है, फिर भी रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा, लेकिन 5 मतलब 50%। 50% ही मिलेगा। क्यों 50% मिला,
क्योंकि रिलेशन नहीं। देखो रिलेशन के अंदर कितना दम है, इतना दम होता है कि वो फल को ही दुगुना बदल देता है। हाँ, अब देखें, एमडी लॉर्ड स्ट्रांग हो और फेवरेबल हो, एडी लॉर्ड भी स्ट्रांग हो लेकिन अनफेवरेबल हो, फेवरेबल नहीं है, दोनों में यदि रिलेशन है तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन वो 25%। हाँ, और अब देखिए यहां पर एमडी लॉर्ड स्ट्रांग हो, फेवरेबल हो, एडी लॉर्ड स्ट्रांग हो लेकिन अनफेवरेबल हो। अनफेवरेबल का मतलब सूर्य में शनि की दशा, बृहस्पति में शुक्र की दशा, हाँ, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो रिजल्ट मिलेगा निगेटिव, लेकिन कितना मिलेगा, वो मतलब 10,000 गुना। यानी कि किसी के सूर्य की महादशा है, शनि के अंतर्दशा है, सूर्य बलवान है, शनि भी बलवान है, दोनों में कोई रिजल्ट नहीं है, तो उसका नुकसान जितना है सब हो जाएगा। लेकिन शुक्र में, वहीं शनि में सूर्य की दशा है, लेकिन एक बलवान है एक निर्बल है, तो उसका कोई नुकसान ही नहीं होगा। हाँ, आप देख लीजिए, अब नीचे देखें कि एमडी लॉर्ड स्ट्रॉन्ग हो, फेवरेबल हो, एडी लॉर्ड वीक हो और फेवरेबल हो। हाँ, वो वीक है और फेवरेबल है, दोनों में रिलेशन है, पॉजिटिव है, लेकिन रिजल्ट 5,000% मिला। क्यों मिला? क्योंकि वीक है ना। स्ट्रांग होने के लिए 10 मतलब 10,000 गुना फल लेने के लिए दोनों को बलवान होना पड़ेगा। यदि एक वीक है, अब देखें, एक 100% था, एक 50% था, तो रिजल्ट तो 50 ही मिलेगा ना, क्योंकि वो 10 से 100 से मल्टीप्लाई होगा ना। तो हमें इस सारे फॉर्मूला को बिल्कुल, अब देखें, एमडी लॉर्ड स्ट्रांग हो, फेवरेबल हो, एडी लॉर्ड वीक हो, फेवरेबल हो, और कोई रिलेशन ना हो, फिर भी रिजल्ट 25% ही मिल रहा है। एमडी लॉर्ड स्ट्रांग हो, फेवरेबल हो, एडी लॉर्ड वीक हो, अनफेवरेबल हो, दोनों का रिजल्ट हो, तो फल मात्र 40% ही मिल पाएगा ना, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई इंटू 40 इक्वल टू 40 मिलेगा ना। उसी तरह ये नुकसान में भी ये होगा कि एमडी लॉर्ड फेवरेबल हो, एडी लॉर्ड अनफेवरेबल हो लेकिन वीक हो, दोनों में कोई रिलेशन, नो रिलेशन, तो उसका 50%, क्योंकि जितना वीक है उतना ही उसका नुकसान होगा। ये चीज हमें उसी तरह, अब देखो हमने तो यहाँ पे फेवरेबल वाले बनाया, उसी तरह अनफेवरेबल वाले के यहाँ पे हमने बनाया। एमडी लॉर्ड स्ट्रांग हो, अनफेवरेबल हो, कि अब मान लें कि जैसे कि शुक्र की तीन, थर्ड हाउस लॉर्ड की महादशा है, 11th हाउस लॉर्ड की अंतरदशा है, तो ये दोनों ही लगन के अनफेवरेबल हैं। हाँ, दोनों ही लगन के अनफेवरेबल हैं, लेकिन दोनों ही बलवान हैं, दोनों अनफेवरेबल हैं, दोनों स्ट्रांग है, और दोनों रिलेशन में है, तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, वो भी 100%। क्योंकि कोई व्यक्ति चोरी चमारी ये सब करते हैं ना, वो भी बड़ा तरक्की कर जाते हैं अपने जीवन में। हाँ, तो ये चीजें हमको उसी तरह एमडी लॉर्ड स्ट्रांग हो, अनफेवरेबल हो, एडी लॉर्ड स्ट्रांग हो, अनफेवरेबल हो, लेकिन दोनों में कोई रिलेशन ना हो, तो वहां भी फल कम ही मिलेगा, 0.5 ही मिलेगा। तो ये भी हमको देखना पड़ेगा कि उसका मतलब स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है। यदि स्ट्रांग नहीं होगा तो वो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमें महादशा और अंतरदशा को समझना पड़ेगा। इस कुंडली में हमने सभी ग्रहों के लिए वो निकाल लिया है कि कौन ग्रह के लिए कौन ग्रह कितना वो पापी है। तो ये वाला फॉर्मूला से आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक ना। परम पापी पापेश्वर। जैसे मेष लगन के लिए जो बुध है वो परम पापी है, माने बहुत पापी है, बहुत ज्यादा। माने अशुभ हम बोल देते हैं, और कारक बोल देते हैं, अशुभ क्यों, और कारक, ठीक ना। शनि जो है वो पापी है,
हाँ, गुरु जो है वो शुभ है, और इसके लिए मंगल जो है अति शुभ है। तो वो वाला फॉर्मूला से अब यहाँ पर आप सोच लें कि सबसे ज्यादा किसी का नुकसान मेष लगन वालों की कुंडली के लिए सबसे ज्यादा उसके जीवन में दिक्कत कब आएगा? बुध की महादशा में मंगल की अंतर्दशा उसके जीवन के सबसे ज्यादा कष्टकारी समय है। सबसे अच्छा टाइम कौन होगा? तब बुध की महादशा में शनि का अंतर्दशा। हाँ, तो इस तरह से अब वृष लगन वालों के लिए सबसे निगेटिव प्लैनेट कौन है? गुरु। गुरु। और गुरु की महादशा में सबसे निगेटिव फल कौन देगा? शनि देगा या बृहस्पति दे देगा। तो आप इस तरह से मैं सभी ग्रह लग्नों के लिए मैं ये निगेटिव और पॉजिटिव भी हमने फॉर्मूला तैयार कर दिया है। इसके अनुसार भी आप चेक कर सकते हैं और कुंडली का फलादेश कर सकते हैं। अब आता है मारक की बातें। तो मारक में क्या कहते हैं कि सत्यपि स्वेन संबंधे न हंति शुभभुक्ति हंति सत्यप्य संबंधे मारक पाप भुक्ति। अब यहाँ पर कहता है कि देखें, पहले तो हमने पढ़ लिया कि द्वितीय सप्तमेश मारक होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि जो द्वितीयेश है वो लगन के मित्र हैं और सप्तमेश है वो लगन के शत्रु हैं। तो क्या द्वितीयेश की दशा में मृत्यु का फल मिलेगा? तो कहा कि सत्यपि स्वेन संबंधे न हंति शुभ भुक्ति। यदि द्वितीयेश यदि मंगल के साथ, जैसे मान के चले सूर्य मंगल का संबंध हो, सूर्य चंद्रमा का संबंध हो इस कुंडली में जो सामने देख रहा है, और सूर्य में बृहस्पति का संबंध हो, सूर्य की महादशा हो, तो सूर्य मार्केश भी है और मंगल पंचमेश है। तो सूर्य की महादशा मंगल की अंतरदशा यदि हो तो या मंगल की महादशा सूर्य की अंतरदशा हो, मंगल की महादशा में सूर्य की अंतरदशा, बृहस्पति की महादशा में सूर्य की अंतरदशा, चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतरदशा, तो ये कहीं ना कहीं ये सारे के सारे शुभ ग्रहों की महादशा में सूर्य का अंतरदशा ये इसके मित्र हैं। तो कहा था सत्यपिने संबंधे न हंति शुभ भुक्ति। यदि मित्र ग्रह मार्केश हो तो वो संबंध करने पर भी वो मृत्यु का फल नहीं देते हैं। यानी कि मंगल की महादशा गुरु की अंतरदशा, मंगल की महादशा सूर्य की अंतरदशा में मंगल सूर्य का संबंध भी होगा तो मृत्यु का फल नहीं देगा। और हंत सत्तप्य संबंधे मारक पाप भुक्ति। मंगल की महादशा में शनि का अंतरदशा मतलब संबंध नहीं रहने पर भी मृत्यु दे सकता है। तो ये क्लियर हो गया कि द्वितीय से यदि लगन के मित्र हैं तो उसकी महा अंतरदशा में वो मृत्यु का फल नहीं मिलेगा, अपितु अच्छा ही फल मिलेगा। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज आता है, परस्पर दशा परदशा स्वंस भुक्त सूर्य भार्गव व्यत्ययेन विशेषेण प्रतिशेताम शुभ शुभम। यहाँ पर एक विशेष नियम क्या होता है कि जब शुक्र की महादशा होता है, ये सिर्फ शुक्र और शनि के लिए नियम है। शुक्र की महादशा में और शनि का अंतर हो तो यहाँ पर शनि अंतरदशा लॉर्ड बन जाता है और शुक्र महादशा लॉर्ड बन जाता है। दोनों में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं कि सप्तमेश की महादशा हो, यहाँ पर चाहे इसको छोड़ दे, आप लोग की कोई ज्यादा प्रयोजन वाली बात नहीं है। ये मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ा बड़ा डिफिकल्ट बात है, इसको छोड़ दें, हम बाद में कभी इसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम आते हैं चक्रवर्ती सम्राट योग। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट योग होता है चक्रवर्ती सम्राट योग। इसमें कहा जाता है कि व्यक्ति भिखारी के घर में भी जन्म लेना तो वो राजा बनता है, भिखारी के घर में। हाँ, तो एक क्या कहता है कि धर्म लग्नाधिनेतारो अन्यो नास्र संस्थितो राजयोग विधि प्रोक्ता विख्यात विजयी भवेत्।
कहता है कि धर्म लग्न मतलब लग्नेश और भाग्येश दोनों के बीच यदि लगन में संबंध बन जाए या दशम में संबंध बन जाए या दशमेश धर्म कर्मादि नेता रहो मतलब नौमेश का और दशमेश का संबंध बन जाए तो विख्याता विजयी भवेत, ऐसा व्यक्ति नीच घर में भी जन्म लेने के बाद भी बड़ा ऊपर आ जाता है। अब देखिए ये जो कुंडली हमने देखा, एक मनमोहन सिंह की कुंडली है और एक कुंडली में उसका भी लगाना चाह रहा था लेकिन इसमें जगह नहीं था कि राजा के घर में भी जन्म लेने के बाद राजा नहीं बन रहा है। हाँ, राहुल गांधी जी की। और कोई व्यक्ति चाय बेचने के घर में जन्म लिया तो राजा बन गया। वो क्यों बन गया कि धर्म लग्न आदि मतलब धर्म का मतलब होता है नवम, लग्न का मतलब होता है लग्नेश। तो लग्नेश और नवमेश के बीच संबंध यदि नौ में, लेकिन संबंध भी तीन जगह होना चाहिए, लगन में हो, दशम में हो और नवम में हो। ये तीन हाउस के अलावा और कहीं हो तो नहीं बनेगा। अन्योनाक मतलब उसी तीन ग्रह के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें वृश्चिक लगन में जो भाग्येश है चंद्रमा, लग्नेश मंगल और लगन भाव में ही संबंध बन गया तो इसको बोलेंगे हम चक्रवर्ती विजयी। मतलब ऐसा व्यक्ति मतलब जहां भी जन्म लेगा वहां पर इसको राजयोग मिलेगा ही मिलेगा। और ये देखिए चंद्रमा की महादशा में और मंगल की अंतरदशा में ही ये नॉमिनेट हुए पीएम के लिए। 2013 में नॉमिनेट हुए थे, 14 में पीएम बने। तो अब दूसरी कुंडली देखें मनमोहन सिंह की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि धर्म कर्माधिनेता रहो, जो धर्म का लॉर्ड है सूर्य, वो दशम में बैठा है और दशम लॉर्ड भी दशम में बैठा और योग भी दशम में बना, ठीक ना। तो इनको भी देखें वो योग मिला इनका, उस राजा का योग इनको उस फल का मिला, जबरदस्त मिला, ठीक ना। तो वो मैं बढ़ रहा हूं कि ये जब योग बनेंगे ना तो एक चक्रवर्ती सम्राट योग है। वो चाहे जहां पर भी जन्म ले, जैसे परिस्थिति में ही जन्म ले, उनको बड़ा पद बड़ा पोजीशन मिलना ही मिलना है, इसमें कोई संशय की बात नहीं। लेकिन इसमें शर्त यही है कि वो योग बनने वाला जो हाउस होना चाहिए, लगन होना चाहिए, दशम होना चाहिए या नवम होना चाहिए। नवम एक न भी करे तो वो लगन और दशम में बने तो 100% चक्रवर्ती विजयी। हाँ, दोनों का जो लगन की डिग्री बिल्कुल करीब होना चाहिए कि जैसे कि मोदी जी की कुंडली में लगन का डिग्री 0 है और इसके कुंडली में लगन की डिग्री मनमोहन सिंह की कुंडली में 10 है और सूर्य भी 10 डिग्री पे बैठा है और बुध भी 8 डिग्री का बैठा है। ऐसा ही है कि योग बन तो रहा है और पता चला लगन के 15 डिग्री दूर ग्रह बैठे हैं तो उसका फायदा नहीं है, उसका भी कुछ योग बनने का कोई फायदा नहीं है, वो सब बकवास है। तो हमें साथ में योग का भी ध्यान रखना पड़ेगा और डिग्री का भी ध्यान रखना पड़ेगा तब जाकर हम अच्छा फलादेश कर पाएंगे, ठीक ना। तो ये हमारा चैप्टर महादशा का था। अब ये महादशा का चैप्टर हमारा क्लोज हो रहा है। अब अगले क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो संतान के बारे में। अब संतान के आगे हम शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, फिर उसके बाद हम विवाह के बारे में पढ़ेंगे, प्रोफेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम एक एक टॉपिक एक एक की क्लास में हम क्लियर करेंगे और इस तरह से हमारा क्लास अब आगे बढ़ता रहेगा, ठीक ना। तो अगला जो हमारा क्लास होगा, टॉपिक होगा, वो संतान के ऊपर हम करेंगे। किसी का कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। किसी का कोई डाउट है आज की क्लास में? एक प्रश्न था सर। जी जी जी। जैसे हम ये महादशा और अंतरदशा के बीच संबंध देखते हैं और बाकी चीजें देखते हैं, तो वो प्रत्यंतर दशा का किसके साथ देखते हैं, अंतरदशा के साथ या महादशा? अंतरदशा के साथ, अंतरदशा के साथ। अच्छा। जिस तरह हम महादशा और अंतरदशा में संबंध बनाए, वही संबंध हमको प्रत्यांतर और अंतरदशा में बनाना है।
जी। हाँ, और ज्यादा इवेंट हमेशा प्रत्यांतर दशा ही करता है, तो इसीलिए प्रत्यांतर दशा मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारी कुंडली में। क्योंकि महादशा की महादशा अब 20 साल में उसको मेजर मेजर इवेंट कब होंगे, तो उसके शुक्र की दशा में होगा या सूर्य की दशा में होगा। क्योंकि शुक्र को मित्र मानता, सूर्य को शत्रु मानता है, शनि को मित्र मानता है। तो सबसे अच्छा जो इवेंट होंगे वो शुक्र में होंगे, बुरे होंगे वो उसके सूर्य में। सूर्य में क्या बुरे होंगे, तो कहाँ का लॉर्ड है, कहाँ पे बैठा है। अब हमको क्लियर हो गया कि सूर्य में बुरा होगा। अब सूर्य में भी बुरा होगा, तो वो कौन से पीरियड में बुरा होगा, तो सूर्य के अंदर 9 प्रत्यांतर को हम चेक करेंगे। हेलो, हाँ जी। जी। तो फिर जाकर के हम एक मंथ तक पहुंच जाएंगे कि ये जो, ठीक ना। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी। हाँ, तो इस मंथ में अच्छा या बुरा होने वाला है, तो इस तरह से हम अपना फलादेश करते हैं, ठीक ना। तो अब हम अगले क्लास में मिलते हैं शनिवार के दिन, ठीक ना। जी सर। ठीक है, ओके ओके ओके। जय माता दी। जय माता।